चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, पिछली क्लास को रिवाइज कर चुके होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लाइन बोलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो डर गया समझो मर गया। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज कर चुके थे, है ना। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग उन सारी चीजों को पहले रिकॉल करेंगे, सारी चीजों को रिवाइज करेंगे और फिर अपने आगे के प्रोसेस को आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे इक्वल करेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम लोग आज पहले देखेंगे। तो देखो, हम एक छोटा सा कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, ठीक है। ये z1 हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो गया z2 = 5 + 6i, ठीक है। अब हम लोग सीख चुके हैं कि देखो, अगर हमको z1 + z2 निकालना होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 3i को जोड़ना है हमको किससे, 5 + 6i, है ना। तो जैसे ही जोड़ना होगा तो हम लोग क्या सीखे थे कि भैया जब भी किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो ना, तो पहली बात हमेशा रियल रियल से जुड़ेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से जुड़ेगा, है ना। तो इसका रियल पार्ट कितना है, 2, और इसका रियल पार्ट कितना है, 5। तो कितना हो गया, 2 + 5 प्लस i इंटू इसका इमेजिनरी कितना हो गया, 3, और इसका इमेजिनरी कितना हो गया, 6। तो 3 + 6, यानी कि फाइनली अगर इसका हम रिजल्ट बोले तो कितना हो गया, 5 to 7 + 9i, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते, ये बात समझ में आ गया होगा। अब यही अगर सवाल हमसे ये कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको घटाना है, ठीक है। मान लो अगर ऐसा होता कि हमको क्या निकालना होता कि भैया z1 - z2 निकालो, कोई बात नहीं, जैसे आप z1 + z2 करे हैं वैसे ही आप 2 + 3i और इसको माइनस करना था हमको किससे, 5 + 6। तो सेम बात यहां भी होगी, रियल रियल में से घटेगा यानी कि 2 - 5 होगा, और इमेजिनरी इसका 3 है और उसका इमेजिनरी 6 है, तो क्या लिखेंगे, 3 - 6i। कहने का मतलब अगर बात करें 2 - 5 कितना आ जाएगा, तो देखो ना 2 - 5 कितना आ जाएगा हमारा, -3, और 3 - 6 क्या आ जाएगा, वो भी -3। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये देखो तुम खुद सोचो, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो क्या हम इसको -3 - 3i बोल सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमको जोड़ना होगा तो वो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, घटाना होगा तो वो कुछ इस तरीके से घटाएंगे, और अगर हमको मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ये था 2 + 3i z1, ठीक है। देखो हम लोगों ने सीखा था कि आप सबसे पहले क्या करिए, इसको 2 + 3i तो है ही, और 5 + 6i ये तो दिया हुआ है ही, है ना। हम क्या करेंगे, इसको पहले आपको याद हो हम सिखाए थे, ये रियल इस रियल से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 5 टू जा कितना हो गया सर, 10 आ गया, ओके। फिर देखो माइनस, यानी कि रियल रियल से मल्टीप्लाई होगा, बीच में फार्मूले का माइनस आएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 जा कितना बन जाएगा, 18, ओके। प्लस i इंटू इसका रियल इसका इमेजिनरी, मतलब पहला पहला मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस आएगा फार्मूले का, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर i इंटू इसका पहला इसका दूसरा, तो 6 दूना 12 हो गया, और यहां प्लस आता है, इसका दूसरा इसका पहला, 5 दिया 15, तो ये कितना हो गया, 10 - 18 -8 प्लस 15 12 कितना हो गया, 27 आ रही बात समझ में। यानी कि जब भी कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बहुत आसानी से हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये तीन चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे। देखो एक्चुअली में आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन
किसी भी दो नंबर का डिवीजन, जरा सोचो ना, तुम ऐसा सोच सकते हो अगर कहीं 5/7 लिखा हुआ है यानी कि 5 में 7 को डिवाइड करना, हम क्या बोलते हैं कि भाई 5 में 7 को क्यों डिवाइड करना। आप ऐसा सोचो ना, 5 में 1/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डिवीजन जो है वो क्या है, एक खास तरह का मल्टीप्लीकेशन ही है। आ रही बात समझ? मतलब अगर हमको ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो तो देखिए आप यहां से सबसे पहले क्या सीखे थे हम लोग, 2 + 3i, नीचे क्या आ जाएगा 5 + 6i, ठीक है। अब हमको मालूम है कि सर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया सर, नीचे में इमेजिनरी होगा तो हमारे अंदर अटेंशन मोड आएगा और हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को, इमेजिनरी नंबर को हटाने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। पहला टारगेट हमारा यही होगा। अच्छा रैशनलाइज होगा कैसे? रैशनलाइज होने के लिए क्या करना होगा सर, इमेजिनरी पार्ट देख लेना, इसके उल्टे चिन्ह से यानी कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज हम लोगों ने सीखा है। देखो इट मींस क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर होगा सिर्फ उसी पे सोचेंगे, न्यूमरेटर पे सोचना भी नहीं है, है ना। जो डिनोमिनेटर होगा केवल उसी पे सोचना भैया। इसका मतलब क्या हो गया सर, 5 + 6i है ना, 5 तो हमारा रियल पार्ट हो गया और ये 6 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को ध्यान देना कंजुगेट से, यानी कि इसके उल्टे साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो ये 5 + 6i है ना, इधर क्या करोगे सर, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट एज इट इज जैसे होगा सो वैसे लिखेंगे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ इसका साइन बदल देंगे, यानी कि +6i को क्या लिख देंगे, -6i। मतलब 5 + 6i है तो 5 - 6i से ऊपर भी और 5 - 6i से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम खुद सोच के देखो, ये दोनों एक दूसरे का ये दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है ऊपर में, और नीचे भी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, पहला 5 दूना क्या हो गया सर 10, बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा, और ये 3 - 6 के मल्टीप्लाई हो गए क्या बना देगा दूसरा। देखो इसका दूसरा क्या है 3 और इसका दूसरा क्या है -6, तो 3 को -6 से मल्टीप्लाई कराओगे -18 आएगा। अब तुम खुद सोचो, यहां -18 जब रखोगे तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो यहां क्या लिख दे +18 प्लस आई इंटू इसका पहला इसका दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दो -6 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया -18, बीच में हमेशा प्लस साइन आएगा दूसरी वाली में, इसका दूसरा इसके पहले से, यानी कि 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। ओके, नीचे आपको याद हो तो हम आपको सिंपल सिखाए थे, देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या है कंजुगेट है, उल्टा साइन है। a + b, अगर इसको थोड़ी देर के लिए a + b माने, ये क्या है a - b, तो आप a² - b² लिख सकते हैं, a² - b²। तो देखो ये क्या बन गया, 18 + 10 = 28 हो गया, -18 और 15 क्या आ जाएगा -3, -3 को i से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा -3i, और नीचे क्या बन गया हमारा 5 का स्क्वायर 25, ये रहा बीच में माइनस, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और i²। अच्छा i² होता क्या है, याद हो तो तुमको सिखाए थे, i का वैल्यू √(-1), i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i और i4 का वैल्यू 1। ये सब चीज हम लोगों ने सीख चुका है ना। तो ये i² का वैल्यू क्या आ जाएगा सर -1, और ये माइनस पीछे का मल्टीप्लाई करवा के क्या बना देगा प्लस, बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ। तो ये कितना हो गया 28 - 3i, और नीचे बन गया आपको 25 और प्लस 36। अब देखो इसी चीज को हम कैसे सोचेंगे, बार बार क्या जरूरत है a² + b² या a² - b² लिखने का, तुम खुद सोचो। जब भी आपको यहां 5 + 6i और यहां क्या उसका उल्टा है 5 - 6i, अच्छा तो सिंपल क्या करेंगे, रियल का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर करो, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा 28 बाय, अच्छा 25 36 कितना हो जाएगा 30 20 50, 6 5 11 50 10 61, यानी कि 28/61 प्लस -3/61 -3/61 इंटू आई, ये हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया है ना। इस पे एक छोटा सा सवाल हम पहले कर लेते हैं, तब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखो थोड़ा सा एक सवाल लेते हैं, देखिए मान लो तुमको दिया है कहीं
1 बाय 1 प्लस आई प्लस 1 बाय 2 माइनस 3i प्लस 6 प्लस 2i। मान लो ऐसा हमको सवाल दिया सॉल्व करने के लिए। तो सर हम लोग इतना तो समझ सकते हैं कि पहला काम क्या करना है, ब्रैकेट का करना है। और ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो क्या करें, नीचे वाले का एलसीएम ले ले। ना ना नहीं करेंगे ऐसा। क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में हमको चूंकि कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, तो हम सबसे पहले उसको खत्म करेंगे। यानी कि नीचे इमेजिनरी रहे तो सबसे पहला काम कि दिमाग को अटेंशन मोड में ले आना है। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 प्लस आई दिख रहा है, इसके उल्टे साइन से रियल पार्ट को छूना भी नहीं है, जैसा होगा वैसा ही लिखना है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल देना है। तो ये प्लस आई था तो अभी लिख दिया माइनस आई, और ये भी हो गया 1 माइनस आई। ओके, प्लस प्लस। अब ये देखो ये क्या है, 1 बाय 2 माइनस 3i। अब यहां फिर वही कहानी, नीचे में इमेजिनरी पोर्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, तो यहां क्या करेंगे 2 प्लस 3i से ऊपर भी और 2 प्लस 3i से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये तो बन गया सर हमारा। प्लस में ये अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, 6 प्लस 2i है, इसको रहने देंगे। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई इमेजिनरी है नहीं, अगर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। अब देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं आएगा। अब नीचे क्या आ गया 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई। तो तुमको अभी अभी सीखे हम लोग क्या, रियल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इमेजिनरी देखो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, अगर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आई के साथ तो क्या होगा 1 होगा। तो क्या लिख देंगे यहां भी 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो ये प्लस लगाएंगे। 1 को फिर 2 प्लस 3i से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो गया 2 प्लस 3i, कोई फर्क नहीं आएगा। नीचे 3 माइनस 2i और 3 प्लस 2i, तो रियल हमारा क्या हो गया सर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कितना है, माइनस नहीं देखना प्लस नहीं देखना, सिर्फ देखना नंबर का कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट कितना है। ये 3 है ना, तो आप यहां क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया सर 6 प्लस 2i। ठीक, अब देखो ये हो गया आपको 1 माइनस आई और नीचे 1 1 2 प्लस 2 प्लस 3i और नीचे हो गया आपको 4 और 9 कितना हो गया 13, 2 प्लस 3i बाय 13। ओके, प्लस 6 प्लस 2i। अब क्या करते हैं यहां से, देखो 1 बाय इसको आप सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, ये 1 बाय 2i 1 बाय 2 माइनस देखो i बाय 2 है ना, तो 1 बाय 2 इंटू आई लिख देते हैं, प्लस ये वाला 2/13 2/13 सेपरेट कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस कितना आ गया 3/13 3/13 इंटू आई। ठीक है, और प्लस 6 प्लस 2i 6 प्लस 2i। ओके, अब आप समझ सकते हैं ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले रियल, सारे रियल एक साथ जुड़ेंगे और सारे इमेजिनरी एक साथ जुड़ेंगे। तो पहला रियल ये हो गया 1 बाई 2, फिर दूसरा क्या है प्लस का 2 बाई 13, फिर तीसरा क्या है 6। ओके, प्लस अब इमेजिनरी वाले को जोड़ेंगे, आई के साथ यहां क्या लगा हुआ है -1/2, ये हो गया -1/2। यहां आई का वैल्यू कितना है 3/13 प्लस में तो 3/13 लिख दिया, और यहां कितना 2, ये हो गया हमारा। समझ रहे बात को? अब इसको ऐड करने के लिए आप भिन्न का जोड़ तो जानते हैं, इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको ऐड कर देना। अब मान लो ये ऐड होके आ गया तुमको 7/26, जो आया है मालूम नहीं कितना आएगा, ये आप कर लेना, इसको ऐड कर लेना, हम बस एज्यूम करके 7/26 लिख दिए, और प्लस आई इंटू मान लो ये आ गया तुमको 3/26, तो 3/26 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं ये समझ में आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाते हैं ये भी समझ में आ गया, गुना कैसे करेंगे, भागा कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने सीख लिया। अब थोड़ा हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिजन करते हैं, बराबर इक्वेट करने का कोशिश करते हैं। देखो अब इस चीज को थोड़ा अच्छा समझना, क्योंकि यहाँ पे सवाल आपको अक्सर मिल जाएगा। मान लो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर मान लिए A1 प्लस IB1, ठीक है। देखो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हम लोग, Z1 का वैल्यू A1 प्लस IB1, ठीक है, और Z2 का वैल्यू A2 प्लस IB2। अब सवाल क्या है, कह रहा है कि इफ यदि Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो।
अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने के बारे में पहले समझना पड़ेगा। देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बराबर होगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो सबसे पहले दोनों के पहले का रियल पोर्शन दूसरे के रियल पोर्शन से बराबर होगा, पहले का इमेजिनरी पोर्शन दूसरे के इमेजिनरी पोर्शन से बराबर होगा। यानी कि अगर यहां दिया हुआ है कि a1 प्लस ib1 किसके बराबर है, a2 प्लस ib2 के, इसका मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने का मतलब होता है पहले का अगर रियल पार्ट तुमसे पूछा जाए तो क्या होगा a1, और दूसरे का रियल पार्ट क्या होगा तुम्हारा a2, यानी कि पहले का रियल दूसरे के रियल के बराबर होगा, एंड पहले का इमेजिनरी पोर्शन b1 दूसरे का इमेजिनरी पोर्शन b2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो ज्यादा उलझना नहीं है, बस सीधा सा नॉर्मल सा बात है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो आप इतना ही सोचेंगे, दोनों का रियल पोर्शन बराबर होगा और दोनों का आपस में इमेजिनरी पोर्शन होगा। जैसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया हुआ है 2 - x + 4i, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 3 + 4 + yi, ठीक है, 4 ऐसा करते हैं 8 - yi, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कह रहा है यदि इफ z1 = z2 है देन फाइंड x एंड y। यानी कि सवाल हमको पहले दे दिया है कि भैया ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो ना, z1 कितना है तुम्हारा 2 - x + 4i, z2 कितना है तुम्हारा 3 + x - y × y। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो तुमको मालूम है कि रियल पार्ट ऑफ z1 = क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z2। साथ ही साथ और क्या लिखना होगा, इमेजिनरी पार्ट भी तो आपस में बराबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ज्यादा नहीं सोचना, बस इतना लगा के काम खत्म कर लेंगे। अब देखो रियल पार्ट z1 का कितना है 2 - x, z2 का रियल पार्ट कितना है 3, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली अगर इमेजिनरी पार्ट हम बात करें, z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, ये किसके बराबर आएंगे 8 - y की, बस खत्म। अब यहां से कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग, इस 3 को इधर ले आओ तो 2 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, और ये -x उधर जाएगा तो +x, 2 में से 3 घटेगा -1, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया हमको -1, ठीक है। अब जरा y की बात कर लेते, इस -y को इधर ले आओ तो +y, 4 को उठा के उधर ले जाओ, 8 पहले से है -4, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 4। अर्थात अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, एक ही कंडीशन हो सकता है कि x का वैल्यू क्या है -1 एंड y का वैल्यू क्या मिलेगा 4 मिलेगा, अदरवाइज ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक बात और थोड़ा समझना, ऐसे तो आर्गन प्लेन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, देखो आर्गन प्लेन कुछ और नहीं है। जैसे हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पे किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं ना, बस किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने का तरीका होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी प्लेन पे हम लोग प्लॉट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वही प्लेन हमारा आर्गन प्लेन कहलाता है। जो हमारा पहले, अभी हम लोग आर्गन प्लेन को देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ठीक है। कभी भी याद रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट नहीं कर सकते, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वेट कभी मत करिएगा, ये होगा ही नहीं। जरा सोचो, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बस हम एक स्पेशल प्लेन होता है जिसको हम आर्गन प्लेन पढ़ेंगे हम उस चीज को, उसके अंदर दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, यही दोनों पॉइंट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बताएगा। अब दो पॉइंट में कोई एक पॉइंट छोटा कोई एक पॉइंट बड़ा कैसे हो सकता है, पॉइंट तो ऑलरेडी एक पॉइंट होता है। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं होता कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। हाँ, पर मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है, वो देखेंगे अभी मैग्नीट्यूड के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। अर्थात अभी हम एक बात को समझेंगे, याद रखना, अगर Z1 एंड Z2 बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कभी भी Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 या फिर Z1 ग्रेटर देन और इक्वल टू Z2 या फिर Z1 लेस देन और इक्वल टू Z2 नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कभी भी बड़ा छोटा नहीं आंकेंगे, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बड़ा कोई छोटा
नहीं होता है। ये दोनों के दोनों एक स्पेशल प्लेन यानी कि आर्गन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले दो पॉइंट होते हैं, तो कोई भी दो पॉइंट क्या होगा, आपस में कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ओके, हम लोग अब इस बात को समझ चुके हैं, जितना क्लास हम लोग पिछले क्लास में किए थे उस पे जितना कुछ भी कॉन्सेप्ट था वो हम आपको रिकॉल करवा दिए, और अब यहां से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट। कंजुगेट, ओके, ये कंजुगेट क्या होता है सर? तो देखो, जाने अनजाने में कंजुगेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया अभी, लेकिन आपको पता नहीं चला, अभी पता चलेगा कि अरे ये वो जो पढ़ा था वो तो कंजुगेट ही था। मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, या फिर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी मान लेते हैं -3 - 2i, ठीक है। सबसे पहले अगर ये z है तो z के कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z के ऊपर में ये डैश लगा देंगे, इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ z, या फिर इसको पढ़ेंगे z बार, ठीक है। कंजुगेट ऑफ z बोलो या फिर z बार, दोनों एक ही बात है ना। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, z के ऊपर में एक डैश लगा देंगे, ये हो गया कंजुगेट। अब कंजुगेट होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता क्या है, अब ये थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा। देखिएगा, पहले ये कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन बातों को पहले समझ लेते हैं। कंजुगेट क्या बोलता है जरा देखना, अगर z बराबर हमको दिया है 3 + 2i, तो z बार क्या हो जाएगा, कंजुगेट लिखते समय अपने रियल पोर्शन को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा लिखेंगे। ये 3 है तो 3 ही लिखेंगे, पर अपने इमेजिनरी पोर्शन के चिन्ह को हमेशा पलट देना। इमेजिनरी पोर्शन का, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट कितना सर जी, 2 है, इसका चिन्ह कितना है, प्लस, तो क्या हो जाएगा -2i, ये इसके कंजुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? ओके। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो ये ऐसा है, कहने का मतलब ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने माना है -3 - 2i, और अगर गलती से हमको कंजुगेट ऑफ z2 निकालना हो तो क्या करेंगे, रियल पार्ट एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। इमेजिनरी पोर्शन के कोफिशिएंट कितने हैं सर जी, -2, मतलब चिन्ह कितना है, माइनस, बस चिन्ह को पलट दो, ये माइनस ना हो के अब क्या आ जाएगा, 2i। इसी को बोलते हैं हम लोग कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बस उसके इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, और वो हमारा कंजुगेट कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ओके। अब ये कंजुगेट होता क्या है, तो अब यहां से शुरू होगा आपका आर्गन प्लेन। कैसे हम लोग आर्गन प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आर्गन प्लेन आखिर है क्या, कौन सा प्लेन है, क्या हवा में उड़ेगा, नहीं हवा में नहीं उड़ेगा, सब के सब बोर्ड पे उड़ेगा, धुआं धुआं कर देंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से, एक्चुअली में जब आप कंजुगेट को डिफाइन करेंगे, ये कुछ अलग नहीं है। आप अभी तक 10th तक में हम लोगों ने इसको आज तक याद होगा, आप एक्स एक्सिस बोलते आए थे, जहां एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 होता था, यहाँ 2 होता था, यहाँ 3 होता था, यहाँ पे 4 होता था। ऐसा ही कुछ पीछे आएंगे, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और चलते रहेगा। ओके। सिमिलरली y पे ये 1 हुआ था, y पे ये 2 हुआ था, y पे ये 3 हुआ था, और इधर की बात करें तो y पे -1, -2 और ये -3 आ जाएगा, है ना। अब तुम सोचो जरा ध्यान से, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ 1, ये एक पॉइंट है जिसके उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2। अच्छा, एक बात और थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट का पहला एंट्री हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा एंट्री किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, y को। हम लोग जब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे अभी जो आज तक आप लोगों ने 2 देखा ना, यहाँ 3 नजर आएंगे। एक कोऑर्डिनेट x वाला होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y वाला होगा, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा z वाला होगा। आ रही बात समझ में? तो देखो, ये जो पहला एंट्री होगा ये हमेशा किसका होगा, x का होगा, दूसरा एंट्री किसका होगा, y का होगा। अर्थात ये कह रहा भैया इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x पे 1 चलना होगा। चलो चल लेते हैं, x पे हमको 1 चलना होगा। ओके, वेरी गुड, चल लिया। y पे कितना चलना होगा बच्चा, देखो तो y पे चलना होगा 2, यही तो 2 है। देखो ये अगर 2 यूनिट है तो ये भी तो 2 ही यूनिट है ना, है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 1, 2। अब तुम जरा सोचो, अगर हम इसको x एक्सिस को मान ले एक मिरर है, अगर हम इसको क्या मान ले, एक मिरर की तरह मान लेते हैं। अगर ये मिरर है तो सोचो, ये जो पॉइंट हमको यहां दिख रहा है ना सर, इस पॉइंट का इमेज निकालना चाहते हैं। तो तुमको पता है किसी भी प्लेन मिरर के अंदर जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। आ रही बात समझ में? उतनी दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ओके सर,
तो सर जी अगर यहां का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1,2, तो सोचो ना, ये इमेज की अगर बात करें, ये लेंथ अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 यूनिट का है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या आएगा, 2 यूनिट का ही आएगा। ये तो प्लेन मिरर में हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स के अंदर। तो सर अगर ये लेंथ 2 है तो ये भी लेंथ कितना आएगा, 2 आएगा। बस एक ही अंतर आ गया, क्या, ये निगेटिव y की तरफ आ गया, तो हम इसको -2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस कोऑर्डिनेट को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे जरा सोचो। x पे कितना चले हो 1, y पे कितना चले हो -2। माइनस क्यों, क्योंकि निगेटिव रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो बस यहां का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1, -2 बस। अब तुम सोचो अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पॉइंट को जैसे हम किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, जहां हमारा इसको x एक्सिस बोलते थे और इसको हम y एक्सिस बोलते थे, अब इसी को हम बोलेंगे आर्गेंट प्लेन। और आर्गेंट प्लेन क्या होगा, जो पहले x एक्सिस हुआ करता था अब वो x एक्सिस ना होके बस थोड़ा सा नाम बदल गया, ये रियल एक्सिस है, पर काम अब भी वही करेगा। x एक्सिस को हम क्या बोलेंगे आज के बाद, रियल एक्सिस, और y एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस यानी कि इस पे y को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को लिखते हैं, x हमारा हो गया रियल और y क्या हो गया हमारा इमेजिनरी। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा रियल एक्सिस और ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्लस 2i को। ये कोई एक z हमारा मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल की जगह 1, x का वैल्यू 1 और इमेजिनरी की जगह 2 है तो y का वैल्यू 2, यानी कि 1 प्लस 2i को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम खुद सोच के बताओ, क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 1 माइनस 2i बोल दें? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। देखो ना, जो रियल पार्ट था वही रियल पार्ट अब भी है, पर इमेजिनरी पार्ट पहले 2 हुआ करता था, अब कितना हो गया, -2 हो गया। यानी कि ये कुछ और नहीं है, इसी का मिरर इमेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट। अर्थात कोई भी कंजुगेट जो होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा ना, याद रखना वो कुछ और नहीं है, क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा वो क्या है, बस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। आ रही बात समझ में? तो ये अगर z हमारा था 1 प्लस 2i, तो कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस 2i। अच्छा एक बात और थोड़ा समझना, अगर z बार का फिर से कंजुगेट निकाल दे, क्या फर्क पड़ता है, z बार हमारा ये था, इसी का तो कंजुगेट चाहिए हमको, तो इसका कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके इमेजिनरी पॉइंट को, इमेजिनरी कोफिशिएंट को बस साइन बदल देंगे। अर्थात ये अब क्या बन जाएगा, रियल पोर्शन तो वही रहेगा जो है, इमेजिनरी पोर्शन पहले -2 हुआ करता था, अब क्या आ जाएगा, 2i हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब जरा सोचो, ये दोनों में कुछ आपको सिमिलरिटी नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा होगा कि देखो, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का फिर से कंजुगेट करते हैं तो वो क्या आ जाता, फिर उसी नंबर के बराबर आ जाएगा। मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये मिल गया कि z बार का जब हम बार निकालेंगे तो वो हमेशा z आ जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये हमारा आ गया। आ रही बात समझ में? चलो अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना। देखो, अगर हम Z1 की बात करें, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लेते हैं हम 2 प्लस 3i, ओके, और Z2 ले लेते हैं 7 प्लस 4i। ठीक है सर, जरा सोचो तो, अगर हम तुमसे पूछे Z1 का कंजुगेट क्या होगा, बताओ। Z1 का कंजुगेट क्या लिखोगे, 2 प्लस 3i ना लिख के 2 माइनस 3i लिखेंगे। और अगर हम Z2 के कंजुगेट के बारे में तुमसे पूछे तो Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस 4i ना होके 7 माइनस, Z2 का कंजुगेट क्या भाई, ये हो गया 7 माइनस 4i। ठीक है, रियल तो रियल ही रह जाएगा, इमेजिनरी के साइन बदल जाएंगे, 7 माइनस 4i आ जाएगा। अब जरा सोचो, अगर हम तुमसे बोले कि Z1 के कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट को जरा ऐड करो, क्या मिलेगा। देखो, ये रियल इस रियल से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 7 to 9 आ जाएगा। ओके, -3 और -4 क्या आ जाएगा, -7i आ जाएगा। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझना। अब क्या है कि
कि तुम Z1 के कंजुगेट को निकाले, Z2 के कंजुगेट को निकाले और दोनों को ऐड किया तुम, है ना। हम क्या बोलते हैं, जरा सोचो, पहले तुम Z1 प्लस Z2 निकालो। जब आप Z1 और Z2 को निकालेंगे तो क्या सीखे, दोनों का रियल आपस में जुड़ेगा। 7 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9, और इसका इमेजिनरी 3 और इसका इमेजिनरी 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7i आ जाएगा। जरा सोचो और देखो तो Z1 प्लस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही तो आएगा। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अब देखो तो Z1 प्लस Z2 का i अगर इसका कंजुगेट निकालना चाहे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, 9 माइनस 7i। अब देखो यहाँ क्या कुछ खास मिला हमारे पास, तो उसको देखना होगा हमको। देखो, अगर हम तुमसे एक बात पूछे, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट और Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, जरा गौर से देखो, क्या ये दोनों बराबर है? आ गया ना। तो हमारा सेकंड यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनेगा वो क्या होगा कि अगर Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट निकालना हो, आप लिख सकते हैं क्या, Z1 का कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट का सम। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये दो ही जगह वैलिड होगा? नहीं, ये केवल दो जगह वैलिड नहीं होगा। आप अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 अप टू सो ऑन कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ जोड़ दो और सबको एक साथ आप अगर कंजुगेट निकालना चाहते तो आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट अप टू सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। समझ रहे बात को? मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, अगर आप सबका सम करके अगर आप उसका कंजुगेट निकाल रहे हैं, इसका मतलब उसके इंडिविजुअल कंजुगेट का सम जो होगा और सबके सम का कंजुगेट जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट लेते हैं और फिर उसका कंजुगेट लेते तो वो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता था। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने कि भाई अगर आप दो या उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ ऐड करते हैं और उसका कंजुगेट निकालते हैं तो इंडिविजुअल कंजुगेट के बराबर आता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। मतलब अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि ये सब बात एक ही है। जरा देखो, अगर z के पावर n का कंजुगेट निकालना हो तो आप इसको लिख सकते हैं z के कंजुगेट का पावर n। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आ रही बात समझ में? अच्छा देखो, हम लोग पहले कर चुके हैं कि कोई भी रियल नंबर हो आप उसको इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, मान लो z बराबर हमको दिया हुआ है 3, ये तो एक पूरा का पूरा रियल नंबर है सर। हाँ, क्या इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं? जरा देखो तो, क्या 0 प्लस 3 प्लस 0i लिख दें हम इसको? इसका मतलब हो गया ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है। ठीक बात, यानी कि 0 प्लस 3i क्या मिल गया, 3। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z बार निकालते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, 3 माइनस, क्योंकि 0 आप समझते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालना हो तो कुछ नहीं, बस उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, उसका साइन बदल गया, प्लस से हो गया माइनस, 0i आ गया। अब तुम ही बताओ ना, 3 में 0 प्लस 0i को तुम जोड़ो या घटाओ, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि ये भी तो 3 ही आने वाला है। इसका मतलब इफ z is प्योरली रियल, अच्छा किसको बोलते हैं प्योरली रियल? जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे प्योरली रियल। अगर z एक प्योरली रियल नंबर है देन z बार इज ऑल्सो इक्वल टू z, यानी कि अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल नंबर है उसका कंजुगेट खुद वही आ जाएगा। मतलब तीसरा अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, अगर इसी को उल्टा करके सोचते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट खुद उसके बराबर आ जाए, इसका मतलब हम यहां से एक ही बात बोलेंगे, इट मींस z इज प्योरली रियल। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? ओके, अब हम थोड़ा से अगले इसी पैटर्न पे चलते हैं। जरा देखना, ये अगला पैटर्न, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम मान लेते हैं -3i। ठीक, अगर तुमसे हम पूछे कि क्या इसको हम लिख सकते हैं 0 -3i, हाँ,
-3i में 0 को जोड़ दो, घटा दो, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि उसके रियल पार्ट 0 है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट 0 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो प्योरली रियल नंबर है। ठीक। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट 0 होते हैं, सॉरी रियल पार्ट 0 होते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर। मतलब ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसके कंजुगेट को लिखना चाहें तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रियल पार्ट तो 0 है, 0 ही रहेगा। ये जो -3i है क्या बन जाएगा, +3i बन जाएगा ना। या हम ये कहें, ये जो z बार निकला है, देखो ना, क्या माइनस ऑफ z निकला है, जरा देखो तो, ये माइनस और z का वैल्यू कितना है, -3i, तो ये +3i यानी कि वही निकला ना। z बार इक्वल टू क्या मिल गया हमको, z बार इक्वल टू -z मिल गया। कहने का मतलब, जैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके बराबर आ जाए तो z क्या था हमारा, प्योरली रियल। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू -z के बराबर आ जाए, ये कब पॉसिबल है, जब एक z एक प्योरली इमेजिनरी रियल प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आ रही बात समझ में। अर्थात यहां से अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया, इफ z बार इज इक्वल टू -z देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। आ रही बात समझ में। अच्छा, इसी चीज को कोई इस तरह से भी लिख सकता है। देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहां क्या आया है, z बार इक्वल टू z, क्या हम इसको लिख सकते हैं z बार -z इज इक्वल टू 0, क्या फर्क पड़ता है, दोनों बात तो एक ही है। तो कभी कभी तुमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और कहेगा इसको प्रूफ करो कि ये प्योरली रियल है, तो हम क्या करेंगे, बस उसका कंजुगेट निकालेंगे और दिखा देंगे कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। या फिर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल कंजुगेट निकाले और वो माइनस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाए, -z के बराबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, z हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। आ रही बात समझ में। इसी को कोई इस तरीके से लिख सकता है, क्या देखो, -z को इधर ले आओ तो क्या हम लिखते हैं, z बार प्लस z इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। कहने का यहां ये मतलब हो गया कि भैया अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कंजुगेट उसी के बराबर आ रहा है तो वो प्योरली रियल होगा, और अगर किसी का कंजुगेट उसके माइनस के बराबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगी। अर्थात यहां से आप क्या लिख लेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट करके, z इज प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0। ये पहली बात होगी, है ना। अब उसी के बाद अगर z हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा, z इज प्योरली रियल होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। अर्थात किसी का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो वो प्योरली रियल होगा, किसी का रियल पार्ट अगर 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा। बस छोटी सी बात है जो आपको याद रखना। आ रही बात समझ में। ओके, अब जरा देखो तो हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया, अब थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम बात करेंगे मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मॉडुलस क्या है, देखा, यानी कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी, मतलब हम क्या बोलते हैं, अगर इसको आर्गन प्लेन में लिखना चाहें तो रियल पार्ट हमारा a होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा b होगा, और अगर हमारा ये आर्गन प्लेन है तो कोई एक पॉइंट होगा a, b, यानी कि x पे हमको a चलना हुआ होगा और y पे हमको b चलना हुआ होगा, तब जाकर हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जो हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अर्थात अब तुम अगर सोचो, क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है,
आपको मालूम है कि राइट एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसका मतलब ये जो मॉडुलस है इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ ना, एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या यहां से अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं। अगर ये हाइपोटेनस है, इस दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई दूसरा हमारा बेस होगा, बस नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए इस हाइपोटेनस का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अर्थात इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन मॉड z यानी कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हम तुमसे ये कहें ये हमारा एक z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये हमारा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि जो इसका कंजुगेट है। कंजुगेट मतलब क्या सीखे थे हम लोग, एक्स एक्सिस को हम अगर इमेज मिरर माने तो उसका मिरर इमेज, यही था ना हमारा। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें, ये क्या हमारा z बार कहलाएगा। तुम सोचो ना, z बार पे आने के लिए x पे कितना चले हो a, y पे कितना चले हो b, लेकिन माइनस में, तो ये माइनस भी आ जाएगा। तो माइनस तो ये रिप्रेजेंट करता है ना, कि माइनस ये रिप्रेजेंट करता है भैया नेगेटिव डायरेक्शन की ओर चलो, माइनस y की ओर चलो, बस इतना ही तो काम है इसका। बाकी माइनस से हमारा कोई ज्यादा लेना देना फिलहाल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं। जरा सोचो, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मॉड ऑफ z बार, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, कंजुगेट है किसका, इस z का। अब तुम सोचो, अगर हम तुमसे पूछे कि z बार का मॉड क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे। ये भी एक हाइपोटेनस है जो इस दोनों में कोई एक परपेंडिकुलर कोई एक बेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आप खुद सोचिए ना, अगर थोड़ी देर के लिए इसको माइनस बी बोल भी दें, तो क्या हम a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पे। h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ सर बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, यहां से ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। तो यहां से क्या मिला सर जी, तो सर यहां से मिला हमको मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, यही मिला है सर, यही मिला हमारा अगला इंपॉर्टेंट नोट। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि भैया z का जो मॉडुलस होगा वही हमारा z बार का मॉडुलस होगा। आ रही बात समझ में। ओके, अब हम बहुत पेचीदे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसको मिटा दे, आप लोगों ने लिख लिया। चलिए तुमसे एक बात पूछना चाहते, देखो तुम क्या आप उसका आंसर सही से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखते हैं हम इस बात को। देखिएगा, अगर हम तुमसे पूछे z क्या हमारा a प्लस आई बी, वेरी गुड। और अगर z बार पूछे तो वो क्या बोलोगे, a माइनस आई बी। इसमें कौन सा बराबर पूछ लिया सर आपने, रियल वही रहेगा, इमेजिनरी का साइन बदल जाए, ये तो बात है। तो अब थोड़ा देखो, तो अगर z इंटू जेड बार निकालना हो, अगर कभी ऐसा निकालना हो z इंटू जेड बार, तो क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। चाहे तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करने वाले रूल से कर सकते हैं। कैसे, इसके रियल से इसके रियल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसके इमेजिनरी से इसके इमेजिनरी को गुणा करेंगे, प्लस इसका पहला इसका दूसरा इसका दूसरा इसका पहला। आपको जैसा मर्जी करें, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। पर क्या है जरा देखना, क्या हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लें, नहीं 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 नहीं, इसको हम b मान लें, हाँ मान सकते हैं। अब देखो, क्या ही तुमको a माइनस बी नजर आ रहा है, ये क्या हो गया, देखो अब ये a है ये b है, a प्लस बी, तो क्या यहां से a माइनस बी आ रहा है या नहीं। तो सर बचपन से सीखते आ रहे हैं सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सीखते आ रहे हैं। आप नॉर्मली इसको तोड़ सकते हैं, अगर ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी है, a स्क्वायर a मतलब यहाँ तो a ही है, माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ b का वैल्यू क्या है, आई बी का स्क्वायर।
क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। इस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। ये हो गया ए स्क्वायर, और ये -1 स्क्वायर, आई स्क्वायर लाएगा -1, और ये -1 यानी कि माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, देखो इसका मतलब z इंटू जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्या हम इसको थोड़ा और स्टाइल मार के लिख देते हैं, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कौन सा बड़ा बात हो गया सर, रूट का स्क्वायर करने से रूट तो गायब ही हो जाएगा, बस कुछ नहीं किया, डिजाइन मार के लिख दिया, बस इसी को लिखने का तरीका बदल दिया। क्यों? क्योंकि सर इसके बारे में देख के हमको कुछ कुछ हो रहा है सर, ये देख के कुछ कुछ हो रहा है सर, ये देख के हमको कुछ कुछ हो रहा है सर। क्या हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं होने का है, ज्यादा कुछ नहीं होने का है। क्या होता है देखो ना, अभी तुम सीखा z का मॉड, क्या सीखा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो मॉड z है। तो क्या हम यहां से z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर लिख दें। क्या इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर लिख दें। यस ऑफ कोर्स। तो ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से हम लोग इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ चुके हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले सर आप कुछ सवाल प्रैक्टिस करवा दीजिए हमको, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना पढ़ते पढ़ते दिमाग नर्वस हो गया सर। तो चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस पे रिलेटेड सारा सवाल को हम थोड़ा सा एक दो करके सवाल कर लेते हैं, बाकी उसका प्रैक्टिस सेट में जब एंट्री मारेंगे पूरी चीज पढ़ने के बाद तो फिर सारा चीज आएगा ही आएगा। देखो सवाल दिया सबसे पहले, करा इफ मॉड z इज इक्वल टू 3, ठीक, मॉड z इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब देखते हैं यहाँ क्या लिखना होगा, 3 नहीं हम लिख लेते हैं 100 लिखिए, चलो। मोर एंड z इज इक्वल टू 2x प्लस 3i देन फाइंड x। बड़ा नॉर्मल सा बात है। देखो तो अगर हमको कह रहा है कि 2x प्लस 3i ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कि मैग्नीट्यूड हम आपको 100 दे दिए हैं, तो क्या हमको x नहीं निकलेगा? ऑफ कोर्स। तो मोड z इज इक्वल टू सीखा ही क्या है हम लोगों ने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मोड z का वैल्यू कितना दे रखा सर आपने, 100 दिया है। अंडर रूट ए की बात कर लो, कितना आएगा 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर एक ही बार लिख दें? नहीं सर, एक बार में कुछ भी समझ नहीं आता। तो देखो ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो जैसे समझ में आता है वैसे ही कर लेंगे हम लोग। ऐसा करो यहाँ 10 कर लेते हैं, 100 करने से बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब तुम खुद सोच के देखो, ये जब हम रूट हटाएंगे इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम ये रूट हटा दें इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके सर, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा ना। मतलब क्या हो गया, यहां से 10 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9। सर 9 को इधर ले आओ, 9 इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 91 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 91/4। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ये रूट हटाएं स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। अर्थात एक बात याद रखना, अगर x स्क्वायर बराबर k है तो x बराबर अंडर रूट k मत देना, ये गलत हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट k। बात समझ में आ रही है? बस वही काम हम लोगों ने किया यहाँ पे। अगर हमको x स्क्वायर का वैल्यू
91/4 दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √91/4। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा यहां से x का वैल्यू निकलेगा। देखो ये सवाल तो हम लोग मन से दिया ना, अब जब मन से दिया तो यहाँ डाटा ऐसा ही कुछ आएगा जो आपको कटे पिटेगा नहीं। अदरवाइज जब सवाल आपके बुक का आएगा तो देखना डाटा कुछ ऐसा मिलेगा जो कट पिट जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा नमूना। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहा है अगर z = 2x - 4 + 5 - 3i 5 - 3y * i, ठीक। एंड z2 = 10 + 12i। इफ सवाल दिया है इफ z1 = z2 है, देन फाइंड x एंड y। ये हमारा सवाल है। तरह के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, जिस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या है कि आपको x और y से इंक्लूडेड फंक्शन दे रखे हैं एक में, दूसरे में आपको एक न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है। अब हमको मालूम है क्या मालूम है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो दोनों के रियल बराबर होंगे, दोनों के इमेजिनरी बराबर होंगे। बस सीधी सी बात है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर कितना है, 2x - 4। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर कितना है, 2x - 4। इसका रियल पार्ट हो गया। इसका दूसरे का रियल पार्ट कितना होगा, 10। तो 2x - 4 किसके बराबर होगा, 10 का। एंड इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 5 - 3y, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 12। तो क्या हो जाएगा, 5 - 3y = 12। तो यहां से हमारा क्या हो गया, 2x = 14, x = 7। और यहां से क्या लिख दें, 3y को इधर रहने देते हैं माइनस में, 5 को उधर लेके चले जाओ तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। y का वैल्यू यहां से क्या हो गया, 7/3 माइनस में। आ रही बात समझ में? ये हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए निकाल लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा तो देखते हैं। अच्छा, एक दो चीज और थोड़ा सा समझ लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व इफ z = x + iy। देखो सवाल कह रहा है सॉल्व इफ z = x + iy and z² = z bar and z² = z bar। सॉल्व मतलब क्या हो गया, x और y का वैल्यू निकालना है। इसको मिटाते हैं हम लोग। सॉल्व का मतलब क्या हो गया कि भैया इस इक्वेशन के लिए हमको x और y का वैल्यू चाहिए, जबकि हम आपको एक कंडीशन दे रखे हैं, क्या, z² का वैल्यू किसके बराबर है, कंजुगेट ऑफ z का। एक चीज और थोड़ा समझना, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूला होते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² a² - b², ये जितने भी अलजेब्रिक फार्मूला आप देखे ना बचपन से अभी तक, वो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर पे लागू होता है। सारे के सारे फार्मूले वैलिड हैं, आप उसको एज इट इज यूज करेंगे। जैसे देखो अगर तुमको दिया है a + ib का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बिल्कुल बिना झिझक के आप लिखेंगे a² + b² + 2ab। सिमिलरली अगर a - ib का होल स्क्वायर देता तो क्या लिखते, a² + b² - 2ab। आ रही बात समझ में? अगर हमको जैसे a + ib का होल क्यूब दिया रहा था, क्या लिखते, a³ + b³ a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। हाँ, अब यहां थोड़ा सा कुछ खास ख्याल इस बात का रखना है, इसको हम थोड़ा लिखेंगे साइड में। देखो खास ख्याल आपको यही रखना है कि देखो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, a³, ib का होल क्यूब क्या बन जाएगा, i³ × b³, ठीक है, प्लस 3a² तो कोई फर्क नहीं आएगा, इंटू ib। तो हम एक काम करते हैं 3ia² भी लिख देते हैं, है ना, प्लस 3a²। देखो ib का होल स्क्वायर को क्या हम i² b² लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या मिल गया, a³ तो a³ रह जाएगा। अब देखो i³ का वैल्यू होता है -i, होता है ना, और ये हुआ b³ तो b³ × i, और ये माइनस जो है यहाँ इस प्लस से गुना करके
माइनस कर लिए, ठीक है, प्लस ये 3a² b इंटू आई। ओके, इस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 इस प्लस से बनाओगे क्या बना देगा, प्लस माइनस माइनस 3a² b²। अर्थात अब आपको देखना है कि देखो ये रियल पार्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें आई नहीं लगा है, जिसमें आई नहीं लगा है वो रियल पार्ट होता है, ये भी क्या है, रियल पार्ट, लेकिन ये दोनों हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसको थोड़ा डिजाइन में हम लोग स्टाइल मार के लिख लेंगे, क्या, ये a³ तो a³ रहेगा, माइनस 3a² b² प्लस दोनों का आई एक साथ कॉमन खींच लिया, -b³ प्लस 3a² भी लिखो, या प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 3a² b माइनस b³ इंटू आई। आ रही बात समझ में? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एज इट इज लिख देंगे। हाँ, थोड़ा इस बात का ख्याल रखना, जैसे कि अगर कहीं i² आया तो उसका वैल्यू पुट कर लेंगे, i² का वैल्यू -1 हो जाएगा, कहीं i³ आया तो उसका वैल्यू -i लिख देंगे। ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर करेंगे। बात समझ में आ रही है? जितने भी अलजेब्रिक फार्मूला होगा वो सब हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। तो हमारा जो मेन सवाल था वो सवाल क्या था कि भैया अगर हम आपको z का वैल्यू दे रखे हैं क्या, x प्लस आई वाई, और आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि z² का वैल्यू किसके बराबर है, कंजुगेट ऑफ z का, तो आप सॉल्व करिए इसको, अर्थात x और y का वैल्यू निकालिए। तो देखो हम सबसे पहली बात करेंगे कि हमको क्या गिवन है। गिवन है हमको क्या, z² बराबर कंजुगेट ऑफ z। तो z² क्या है, तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर है, कंजुगेट, यानी कि x माइनस आई वाई। अगर z हमारा x प्लस आई वाई है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस आई वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर x माइनस आई वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो x², कोई समस्या नहीं है सर, वही रहेगा, ये बन जाएगा i² y², रुकना, i² y², i² का वैल्यू क्या बनेगा, -1, i² का वैल्यू हो गया -1 इंटू y², यानी कि क्या हो जाएगा ये -y², कोई समस्या नहीं है। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं, सवाल तुम लोग के पास होगा ना। हाँ देखो अब इधर क्या बन गया हमारा, बन गया इधर 2xy इंटू आई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। ओके, यहां से x² माइनस y² एक साथ लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसमें आई नहीं लगा तो ये रियल पार्ट है, प्लस 2xy इंटू आई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। अब जरा गौर से देखो तो क्या ये दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है यार, ये दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर ही तो रहा है। अब देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो बराबर कब होते हैं, जब दोनों का रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो, बस सीधी सी बात है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई साहब x² माइनस y² जो इसका रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, यानी कि x के बराबर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। और इसका इमेजिनरी पोर्शन यानी कि 2xy किसके बराबर हो जाएगा, -y के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो जरा ध्यान से, अगर तुम ऐसा करो, इस -y को उठा के इधर ले आते हो, यहां क्या हो जाएगा 2xy प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो जब आपको हम फंक्शन पढ़ाएंगे, देखो करने वाले यहां ऐसा भी कर सकते थे कि 2xy बराबर -y था तो y दोनों तरफ काट दिया, इधर 1 आ गया, यानी कि 2x का वैल्यू -1 आ गया, x का वैल्यू यहां से -1/2 हम लिख सकते थे। पर आपको जब फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग ना, तो वहां आपको सिखाएंगे कैंसिलेशन से रूट का लॉस हो जाता है, और अगर स्क्वायर करते हैं, पावर करते बढ़ाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा रूट आने का खतरा होता है, इसलिए हम हमेशा कैंसिलेशन से और पावर बढ़ाने से बचेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इस -y को इधर ले आए। अब जैसे ये -y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x, देखो तो इस चीज को हमेशा कैंसिलेशन करने से बचना। ठीक है, कैंसिलेशन ऐसे ही मर्जी से नहीं कर देंगे, ना ही स्क्वायरिंग कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे, थोड़ा इत्मीनान रखो, सब कुछ समझ आ जाएगा कब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैंसिलेशन से बचेंगे, ये इस चीज से अभी हम लोग को बचना है। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो भैया -y को इधर ले आया, +y हो गया,
अभी देखो ना, यहां से y कॉमन करके क्या हम 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख दें? हाँ, ये क्या हो गया, देखो इसका मतलब y इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब एक बार आप बोल सकते हैं y बराबर 0 और एक बार क्या बोल सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0। तो जब y बराबर 0, ये तो समझ में ही आ गया। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर -1, यानी कि x का वैल्यू -1/2। अर्थात अगर 2xy -y के बराबर है तो यहां से दो बात हो सकता है, एक बार y बराबर 0 बोल सकते हैं हम और एक बार x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं -1/2। हाँ, अब देखो जब x का वैल्यू 0 होगा, देखो किधर लिखें, दूसरा हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब चूंकि हमको दो केस यहां से मिला है, एक बार जब y बराबर 0 आ जाए और एक बार x का वैल्यू जब -1/2 आ जाए। तो जब हमारा y का वैल्यू क्या आ जाए 0 आएगा, उसको हम इसमें पुट करेंगे, जो हमारा ये वाला कंडीशन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इस केस में क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब x भी 0 है, y भी 0 है, तो क्या हम इस समय इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, जो हमारा क्या माने थे, दिया जो था x प्लस आई वाई, तो क्या हम 0 प्लस 0i लिख दें, यानी कि z एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोल सकते हैं z बराबर 0 मिल गया। दूसरा केस हमारा क्या बन जाता है कि साहब इसको थोड़ा मिटाते हैं, है ना, आप लोग इसको लिख चुके होंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। जब हमारा क्या आया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ओ हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स आया था, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर शायद एक्स आया था, लगता ना, हाँ एक्स आया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स आया था। तो जिस समय y का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 करके, थोड़ा रुकना भैया, गड़बड़ हो गया, थोड़ा रुक जाना। देखो कंडीशन हमारा ये था सेकंड केस में। अब हमारा क्या निकला, जब y का वैल्यू 0 है, जब y का वैल्यू 0 है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा x, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि अगर x कॉमन कर ले तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एक बार x बराबर 0 और एक बार x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा ना। x बराबर 0 और x का वैल्यू 1 हो गया, कहने का मतलब जब x बराबर 0 होगा और y तो पहले हमारा 0 निकला हुआ है, इसी केस पे तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा कंडीशन फर्स्ट था, तो इसको केस 1 आप मान सकते हैं। यानी कि जब x बराबर 0 निकला और y बराबर 0, तो उस समय हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा 0 प्लस 0i, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम x बराबर 1 निकला किस समय, जब y का वैल्यू 0 है, तो उस समय हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, यानी कि 1 प्लस 0i आ गया सर। ओके, अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं, कब, जब x का वैल्यू क्या है, when x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा इस केस के अंदर जो वैल्यू था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स का वैल्यू -1/2 पुट करो, तो -1/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1/2, माइनस में एक्स का वैल्यू -1/2, ये बन गया आपको 1/4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर -1/2। ऐसा करते इस वाई स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं और -1/2 को इधर ले आते हैं, तो 1/4 प्लस 1/2 बराबर वाई स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू, यहां से वैल्यू आ जाएगा हमारा 4 और 2 कैल्शियम 4, 1 प्लस 2 3/4, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आ गया 3/4। कहने का मतलब यहां से हम y बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3/4, यानी कि एक बार y बराबर प्लस रूट 3/4 और एक बार माइनस रूट 3/4। इस समय हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया सर -1/2 प्लस रूट 3/4 इंटू आई, और दूसरा क्या आ गया, x का वैल्यू तो -1/2 ही है, लेकिन y का वैल्यू इस समय हम लेते हैं माइनस वाला, माइनस रूट अंडर 3/4i। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो आज के क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आप इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से करेंगे, आपको समझ भी आएगी, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और उस समय हम लोग जो करेंगे वो हमारा फिर
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, मॉडुलस के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, कंजुगेट के भी कुछ और प्रॉपर्टीज होंगे और कुछ सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।